वो मेरी रिक्वेस्ट हर घर में मेरी उम्र के मेरे बहन भाई जो अब दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं उनसे है कि याद रखें, अच्छा पौधा ज़रख़ेज़ मिट्टी में उगता है और ज़रख़ेज़ मिट्टी नरम होती है, सख्त नहीं होती। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर पैदा करें। वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। बच्चों पे ट्रस्ट करें, अपने बेटों पे, बहुओं पे, बेटियों पे। अस्सलामुअलैकुम। पेरेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सारे बच्चे मोर और लेस सुलझे हुए, होनहार और लायक होते हैं। टीचर भी उनकी तारीफ़ करते हैं, घर वाले भी उनसे खुश रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं और स्पोर्ट्स भी करते हैं और ठीक निकल जाते हैं। कुछ पेरेंट्स को ऐसा करने में मुश्किल आती है। अक्सर आप इन फैमिलीज़ को देखेंगे तो इनके बाकी कज़न्स इधर उधर भी वहाँ पे मोस्टली इसी किस्म का माहौल होगा। ये इंडिविजुअल बच्चे पे भी डिपेंड करता है। एक ही घर के कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फ़र्क तरह बिहेव करते हैं और कुछ बच्चे फ़र्क होते हैं। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस में भी आपने देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशन से बच्चे निकलते हैं और वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अच्छा करियर अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में भी इंडिविजुअल वेरिएशन है। कुछ बच्चे बहुत आगे जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक इंडिविजुअल वेरिएशन पे नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन पे है। घर भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा है, और तालीमी इदारा भी एक इदारा है। किसी इदारे के इंस्टीट्यूशन या किसी घर के माहौल में वो क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आने वाले बच्चे, पैदा होने वाले या पलने वाले बच्चे बाकी इंस्टीट्यूशंस या बाकी घरों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। उसके क्या फंडामेंटल्स हैं? क्या हम अपने घरों में वो माहौल पैदा कर सकते हैं जिससे हमारे पलने वाले बच्चे भी बेहतर परफॉर्म करें और उनके अंदर छुपी हुई तमाम तर सलाहियतें बाहर आ सकें? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। मेरी अपनी 30 इयर्स की रिसर्च स्टडी जो मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू की और फिर ओवर द कोर्स ऑफ माय करियर बहुत से पेशेंट्स के साथ शेयर की, जो बच्चे अब ख़ुद बड़े होकर वालिदैन बनने की स्टेजेस में आ गए, और सेमिनार्स और लेक्चर्स से मैंने बहुत से पेरेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर की और वक्त के साथ डेवलप करता है। इसमें बहुत सी साइंस है, बल्कि बहुत से सब्जेक्ट्स की साइंस है। साइकोलॉजी भी है, फ़िलासफ़ी भी है, एजुकेशन भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, साइंस भी है। लेकिन मैं आपको इसकी सिंपल और आसान मिसालों से समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी घर, किसी इंस्टीट्यूशन में जो चीज़ दूसरे से फ़र्क होती है वो वहाँ का कल्चर होता है। और अब आप कल्चर के लफ्ज़ को समझें तो ये वही कल्चर है जो एग्रीकल्चर में भी होता है। हम भी पेशेंट का ब्लड कल्चर या कल्चर में भेजते हैं। तो कल्चर क्या है? कल्चर ग्रोथ को कहते हैं, जहाँ कोई चीज़ ग्रो करती है। तो आप ये समझें कि आपका बच्चा की वही मिसाल है जो किसी पौधे की है जो ग्रो करता है। और पौधे को क्या चाहिए कि वो फले फूले, उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतें पूरी तरह नमूदार हों, जिस फूल या फल का है वो जोबन पे आके खिले। उसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ उसके इर्द गिर्द का माहौल है, ख़ुद वो पौधा नहीं है। सबसे पहले आपको एक ज़रख़ेज़ और नम मिट्टी चाहिए जिसमें आप बीज डाल देंगे। फिर आपको अच्छी हवा चाहिए। बंद कमरे में यहाँ पे तो पौधा नहीं उग सकता, इसीलिए ये पौधे जो है ये असली नहीं है मगर उसकी तरह। तो इसी तरह बच्चे की इंटरनल ग्रोथ के लिए भी उसको एक ज़रख़ेज़ मिट्टी, आबो हवा, इर्द गिर्द का माहौल चाहिए। अगर आपका पौधा अच्छा नहीं चल रहा और आप उसको पौधों के डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो उस पौधे में टीका नहीं लगाएगा या उसके ऊपर शायद कम दवा छिड़के अनलेस कीड़ा लगाए, लेकिन वो आपकी मिट्टी को ट्रीटमेंट बताएगा, उसका सॉइल टेस्टिंग करेगा, पानी की टेस्टिंग करेगा, रोशनी, हवा, गमला हलाए। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता और कुछ चीज़ों में जल्दी जल्दी एक फ़र्क आएगा। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? पहले मैं आपको इनके नाम गिनवा देता हूँ ताकि अगर आप जल्दी से सब समझना चाहते हैं तो बस ये नाम याद करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अगर आप चीज़ों की गहराई में जाना चाहते हैं और तफसील से समझना चाहते हैं
फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इनका मकसद क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके घर में वैल्यू सिस्टम क्या है, और वो वैल्यू सिस्टम सबसे पहले प्राइड का है कि आप किस चीज़ पे प्राइड लेते हैं। दूसरा सिस्टम ऑर्डर वर्सेस केओस है कि क्या घर में कोई सिस्टम है या एक जनरली केओटिक माहौल है, कभी कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्टेबल है, आप पहले से बता सकते हैं कि बुध के दिन शाम 5 बजे उनके घर में मोस्टली ये हो रहा होगा, सुबह 6 बजे बच्चे क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे हो। और तीसरी चीज़ 1-on-1 पर्सनल टाइम, ज़ाती तवज्जो। मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, और ये तीनों चीज़ें आप भी करते हैं, लेकिन किसी 3 चीज़ों का एक बर्तन में डाल देने से वो रेसिपी नहीं बन जाती। हर रेसिपी में वही चीज़ें डलती हैं, कुछ मिर्च होती है, कुछ धनिया, लेकिन कब और कैसे डालते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके मामूली फ़र्क से ही रिज़ल्ट में फ़र्क आता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा ये 3 कंपोनेंट्स आपने कब और कैसे इस्तेमाल करने, और इससे कैसे रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इसका तजुर्बा किया, और सैकड़ों या हज़ारों और फैमिलीज़ ने भी किया, और आप ख़ुद भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इट मेक्स सेंस। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके घर में प्राइड के 2 सोर्सेज़ हो सकते हैं। एक सोर्स वो है जिन चीज़ों के साथ आप पैदा हुए, तो बस गोरे अपने रंग पे प्राइड लेते हैं, उनका उसमें कोई कमाल नहीं, बस पैदा हो गए, वाइट रंग है। कोई अपनी ज़ात में प्राइड लेता है कि हम ये हैं, इस ख़ानदान से हैं, ये नस्ल है, ये कबीला है जो बड़ा अजीम। हमें भी हमारे माँ बाप ने बताया था, हम राजपूत कहते थे, तो ये बहुत आला है। बाद में पता चला, और हम यही समझते रहे कि हम बड़े आला फैमिली में पैदा हो गए, फिर पता चला कि सबका ये ख्याल है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ जिसमें आप पैदा हुए उससे प्राइड ले सकते हैं। यहाँ बच्चे पैदा हुए, उनके माँ बाप ने बहुत पैसे बना लिए, तो वो तो दे वर बॉर्न इन वेल्थ, तो उनका कोई कमाल। आपने प्राइड उन चीज़ों में लेनी है जो आपने ख़ुद की। तो एक बच्चा एक पाँव पे खड़ा हो सकता है, एक रस्सी को 50 दफ़ा टाप सकता है, उसने कोई क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी की, उसने सिंगिंग अच्छी की, पियानो बजाया, कोई जिम्नास्टिक की, जो भी चीज़ बच्चा ख़ुद करेगा आप उस पर उसको प्राइड लेंगे। अगर आप उसे कीमती गाड़ी में स्कूल छोड़ के जाते हैं, मेरे पास एक ज़माने में कीमती गाड़ी भी थी और एक सादी गाड़ी भी थी, तो मैं बच्चों को हमेशा दूसरी गाड़ी में छोड़ता था। तो अगर आप अपनी कीमती गाड़ी में स्कूल जाते हैं, सब बच्चे आपके बच्चों पे रश करते हैं, आपके बच्चों को एक ऐसी अटेंशन मिलती है जो उनकी गाड़ी की वजह से है, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो आपने उनको लेके दी। ये बच्चे कहीं नहीं जा रहे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ख़ुद किन चीज़ों पे फ़ख्र करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करे, आगे जाए, तो फिर उसको उन चीज़ों पे प्राइड लेने दें जो वो ख़ुद कर सकता है। वो मैं इंग्लिश में इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। टेक प्राइड इन नॉट व्हाट यू हैव, टेक प्राइड इन हु यू आर। आप ख़ुद क्या हैं। तो फिर आपका बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो स्विमिंग करे, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए, चाहे वो पढ़ाई में नंबर ले, चाहे वो कोई चीज़ें जोड़ के लेगो से कोई चीज़ बनाता है। और ये प्राइड आप अपने बच्चे को उस उम्र से बहुत पहले से शुरू करेंगे, जिस उम्र में उसको सोशल अप्रूवल मिलना शुरू होगा, अमीर होने का या किसी बड़े बाप का या छोटे बाप का। या उसको एक वक्त होती है जब बच्चा 2 साल थी, उसको नहीं पता वो अमीर है, गरीब है, सोसाइटी में क्या है। ये वो वक्त है जब आप उसके अंदर पर्सनल प्राइड पैदा करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उसने क्या किया, चाहे वो एक ड्राइंग है, चाहे वो चीज़ों को जोड़ना है। इसी का एक दूसरा पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। हमारे कल्चर में घरों में बहुत से मुलाजिम हैं और वो बच्चों के लिए चीज़ें लाते हैं और काम करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को अपने काम ख़ुद करने की डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाएं। अपनी प्लेट ख़ुद सिंक तक रख कर आएँ, अपने जूते ख़ुद रखें और किसी को अपना ज़ाती मुलाजिम नहीं समझें। तो ये पहली चीज़ है। अपने बच्चों को शुरू से उन चीज़ों के ऊपर अप्रिशिएट करें जो वो ख़ुद करते हैं, और बाहर भी अगर जाएं तो कोशिश करें कि उनको उन चीज़ों पे अप्रिसिएशन ना मिले जो आपने की हैं या जिन चीज़ों को लेके वो उन्होंने इनहेरिट किया। दूसरी चीज़ है ऑर्डर वर्सेस केओस। घर में एक निज़ाम है या एक बदनज़मी का सिलसिला है। कुछ घरों में एक निज़ाम है, प्रिडिक्टेबिलिटी है। कुछ घरों में एक केओस है, वहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी वक्त मेहमान आ सकते हैं, किसी वक्त बहुत शोर मच सकता है, किसी वक्त सारे कहेंगे चलो चलो आइसक्रीम खाने निकलते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे बेहतर परफॉर्म करें तो वहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम सबसे पहले टाइम और स्पेस में आप बाउंड करेंगे। दिन का एक टाइम टेबल होना चाहिए। शाम के वक़्त कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जब आप टीवी बंद कर देंगे, वो स्टडी आवर होगा। उसमें सब पढ़ रहे होंगे, आप भी कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, बच्चे भी कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे। अगर वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं या अपने टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ जब आप सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, आप लोग एक ही कमरे में। अगर आप चाहें तो उस वक़्त मूवी भी देख सकते हैं, आप चाहें तो गेम भी खेल सकते हैं, उसका अलग हम 1 घंटा रखेंगे। लेकिन 1 घंटा ऐसा हो जिसमें सब आप अपने इल्म में कोई इजाफ़ा कर रहे हैं, कोई चीज़ें और फिर अगर आपका बच्चा कोई पढ़ रहा है तो आप उससे पूछेंगे अच्छा क्या पढ़ रहे हो, कोई दिलचस्पी लेंगे उसके मामलात में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये 1 घंटा आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों में भी मालूम हो जाएगा कि शाम 5 से 6 या 4 या 10 पर्टिकुलर घंटे में ये उनका स्टडी आवर होता है। तो अगर हम जाएं तो इस टाइम पे ना जाएं या इसके बाद जाएं। अगर वो भी आपको बुलाएं तो शुरू में आपको कोई ये करने नहीं देगा। लोग ये नहीं चाहते कि कोई शख्स कोई चीज़ तरीके से फ़र्क करे, क्योंकि उसमें इनकम्पैटिबिलिटी आती है और बाकियों को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वाकई फ़ील करेंगे कि ये ज़रूरी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता सबको ये आदत डाल देंगे। और फिर किसी भी नई आदत की तरह वो बनने में टाइम लेती है लेकिन बाद में चलती है और फ़ायदे देती है। इट्स अ गुड हैबिट। आप अपने टाइम, अपने रूल आहिस्ता आहिस्ता अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें कि हम अपना घर इस तरह एक स्ट्रक्चर पे चलाना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि इससे फ़ायदा होता है, बल्कि उनको भी मशवरा दें। अब हम समझते हैं कि टाइम टेबल का घर में क्या रोल है। बच्चा यूजुअली 3 बजे आ जाता है। 3 से लेके 9 बजे तक जब वो उसको सोना चाहिए, 6 घंटे हैं। ये नहीं कि 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स हैं। इसमें से 2 घंटे आप उसको प्ले के लिए देंगे, वो ख़ुद ही इसमें से चूज़ कर ले कि ये वाला घंटा और ये घंटा मुझे खेलने के लिए चाहिए। 2 घंटे आप उसको बिल्कुल पर्सनल टाइम देंगे, खाना खाना, जूते, पर्सनल हाइजीन, तो आते साथ पहला 1 घंटा उसका फ्री है, उसमें अपने पर्सनल काम करें। और 2 घंटे खेलने के लिए देंगे, जिसमें से 1 घंटा फ़िज़िकल प्ले है और 1 घंटा सिट डाउन प्ले है। तो 6 घंटे के 3 ब्लॉक हो गए। 2 पर्सनल टाइम के हैं जिसमें खाना खाना, जूते बदलना, बाथरूम, ये वो। 2 घंटे खेलने के हैं जिसमें से 1 घंटा उछल कूद, फ़िज़िकल एक्टिविटी और 1 घंटा स्क्रीन या जो भी है। बेहतर है कि वो 1 घंटा भी आधे आधे के 2 पीसेस में हो या उसमें एक छोटा सा ब्रेक आए। और 2 घंटे पढ़ाई के जिसमें से 1 घंटा स्कूल का काम और 1 घंटा स्टडी आवर जिसमें आप कोई भी चीज़ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे? मसलन टीवी पे ख़बर चल रही है कि ये पैलेस्टाइन में जंग है, तो आप नक्शा खोल के उसको कहेंगे ज़रा बेटा मुझे दिखाना ये पैलेस्टाइन कहाँ है और किसके कंट्री में, और ये इजिप्ट उसके ऊपर है या नीचे जिधर से वो, या जॉर्डन किधर है, और ये वो। तो इस तरह कोई भी नॉलेज होगी आप उसके बारे में। अगर कोई हिस्ट्री के बारे में ज़िक्र आया कि ये किंग जॉर्ज के ज़माने का हमारा किंग एडवर्ड, तो किंग जॉर्ज कब था, या पाकिस्तानी या मुगलिया सल्तनत, ये बादशाही मस्जिद है, ये ज़रा देख कर बताओ किसने बनाई थी, शाहजहां ने या अकबर ने या क्या। और दैट इज़ हाउ यू स्टडी। फिर आप ऐसा करेंगे कि महीने में एक बार अपने बच्चों को एक अलाउंस दें जिससे जाके वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी बुक्स ख़रीद सकें अच्छे बुक स्टोर्स पे। फिर वो बुक चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हो, उसको घर लेकर आएँ और फिर अपने स्टडी आवर्स में वो बुक पढ़ते रहें या कुछ है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर्सनल टाइम है, 1-on-1 टाइम, जिसका ये मतलब है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो आजकल किस क्लास के किस सब्जेक्ट में से गुज़र रहा है, आजकल स्कूल में किस टेंशन से गुज़र रहा है, उसकी दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम टेंशन चल रही है, टीचर के साथ है, उसके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं। आपको ये सब इल्म होना चाहिए। आप उसके कोच हैं, उसके प्रोवाइडर नहीं हैं। हमारी टीम है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, कभी नहीं करती। आपने देखा होगा सिलेक्टर अलग हैं, उनको बसों में ले जाने लाने वाले कोई और हैं, लेकिन एक कोच है जो हर वक्त उनके साथ होता है। वो उनकी इमोशनल, मेंटल, फ़िज़िकल सब चीज़ों को देखता रहता है। तो छोटी क्लासेस तक तो मदर और फादर दोनों बेहतर कोच कर सकते हैं।
फिर एक वक्त के बाद जब साइंस या ऐसी चीज़ें आ जाएं तो पेरेंट्स में से जो इसमें बेहतर एजुकेटेड है वो कोच करे। कोशिश करें कि आप बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते तो कम से कम लेने के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि उस वक्त बच्चा एक्साइटमेंट से भरा होता है। जब भी जैसे ही वो कार में जंप करेंगे या आपके साथ अगर आपके पास गाड़ी में जैसे ही बच्चा या अपने स्कूल बस या वैन में जब बच्चा वापस आए तो आप उसका इस्तकबाल करें। वो आते साथ आपको एक्साइटमेंट से भरी हुई कहानियाँ सुनाएगा, अम्मी अब्बू आज ये हुआ आज वो हुआ। अगर आप उस वक्त उसको वो अवेलेबल नहीं है और शाम 6 बजे 7 बजे अवेलेबल हैं, जब तक कि उसकी एक्साइटमेंट बुझ चुकी है, अब वो किसी अजीब मूड में है, अब वो बोर बैठा है, फिर आप उसे कहेंगे ये वीडियो ना देखो, ये स्क्रीन बंद कर दो, फ़ोन ना देखो, तो वो आपसे ऑलरेडी एक डिस्टेंस पे जा चुका है। स्टे क्लोज टू देम, उनकी ज़िंदगी को क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, अपना टाइम उनके साथ डेडिकेट करें। दूसरा, 1-on-1 का एक रूल है। वैसे तो पेरेंट्स सारा दिन ही अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, लेकिन 1-on-1 एक अलग टाइम है जो आपको एक हफ़्ते में अपने हर बच्चे के साथ 1 घंटा कम से कम इंडिविजुअली देना पड़ेगा। जिस तरह हम डॉक्टर हैं, आप हमारे पास आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, अगर 30 मिनट की या 20 मिनट की अपॉइंटमेंट है तो उस वक्त मुझे दुनिया का कोई काम नहीं है, मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा, मेरे घर से भी फ़ोन है तो मैं बंद कर दूँगा, सिर्फ़ आपको तवज्जो दूँगा और मेरा तमाम तर मकसद आपके इश्यूज़ पे तवज्जो रखना है। उस वक्त आप मेरे वीआईपी हैं। तो इसी तरह 1-on-1 टाइम में आप बच्चे के बॉस नहीं हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। कुछ देर के लिए उसको अपना बॉस बनने दें, उससे पूछें तुम क्या चाहते हो। जैसे कोई मेहमान घर में आता है और आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा वक्त गुजारे और ख़ुश होके जाए और अगली बार भी आए, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएं या खिलाएं जिससे वो खुश हो। इसी तरह आप अपने बच्चे को वो 1 घंटा ऐसा देंगे कि एक पूरा हफ़्ता या जब भी आप अवेलेबल हैं वो इंतज़ार करे कि हमारा 1-on-1 टाइम अगला कब आएगा। और वो इसलिए नहीं कि आपने उसको जंक खिलाए या कुछ है, एक ऐसी इमोशनल क्वालिटी उस टाइम में एक ऐसी इमोशनल क्वालिटी हो जिसको वो बच्चा सीख करे। वहाँ आपका उसके साथ एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बनेगा, जहाँ वो आपको अपने दिल की बातें भी बता सकता है, अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकता है और आप उसको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, ऊंच नीच में जहाँ वो फंसा हुआ है, आसानी से निकलने का रास्ता अपने तजुर्बों से बताएंगे। तो मैं ये तीनों चीज़ें रिवाइज़ करता हूँ। पहले अपने घर के माहौल में सबसे पहले अपने वैल्यू सिस्टम को सेट करें। पैसों पे, शोहरत पे और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर बच्चे को प्राइड ना लेने दें, क्योंकि ये उसने नहीं की हैं। अगर आपने पैसा कमाया है या शोहरत या कुछ की है और कोई ऐसी चीज़ की है, तो उसमें भी बच्चे के साथ वो पार्ट्स अपनी स्ट्रगल के पार्ट दिन शेयर करें कि बेटा कैसे मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा और मैंने स्ट्रगल की। और इस चीज़ पे ना प्राइड लें कि फिर मुझे इतने पैसे मिले या मुझे रैंक मिला या क्या। बस फिर ये लें कि किस तरह इंसान किसी टारगेट को सेट करता है और वहाँ पे पहुँच देता है, और वैल्यू उसको अप्रिशिएट करें जो वो ख़ुद कर रहा है। दूसरा, अपने घर के अंदर एक टाइम टेबल बनाएं। और तीसरी चीज़, 1-on-1 पर्सनल टाइम, ज़ाती तवज्जो। तो ये 3 चीज़ें, उम्मीद है आपको इनसे कुछ फ़ायदा होगा। घरेलू को माहौल को बेहतर करने में ये सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई और जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है और वो ये है, और वो मेरी रिक्वेस्ट हर घर में मेरी उम्र के मेरे बहन भाई जो अब दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं उनसे है कि याद रखें, अच्छा पौधा ज़रख़ेज़ मिट्टी में उगता है और ज़रख़ेज़ मिट्टी नरम होती है, सख्त नहीं होती। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर पैदा करें। वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। बच्चों पे ट्रस्ट करें, अपने बेटों पे, बहुओं पे, बेटियों पे, दामाद, नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रस्ट करें। अगर कोई बात आपके ख़्याल में वो आप उनसे फ़र्क कर रहे हैं तो काफ़ी चांस ये है कि वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब उनके पास तालीम भी ज़्यादा है और बाकी भी अगर उन्होंने गलती की तो वो भुगतेंगे। उनके पास बहुत से साल हैं, हम लोगों के पास इतने नहीं हैं। तो इसलिए किसी के रास्ते में नहीं आएँ। अगर ये मेरी बातें सुन के कोई घर में निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोके मत, उसको ये ना कहें हमारे ज़माने में ऐसा था, हमें भी बहुत इल्म है। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टे रेलेवेंट रहने का यही तरीका है कि आप फैसिलिटेट करें और उनको कहें कि बच्चों हम मौजूद हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आपके ज़हन में जो भी अपनी ज़िंदगी के प्लान्स हैं और अपने बच्चों के लिए प्लान्स हैं, खुदा करे कि आप ये बाग लगाएं और इनके फल भी देखें। हम क्योंकि वहाँ नहीं होंगे जहाँ इसका फल आएगा या कुछ है,
आप लोग देखेंगे तो हम आपकी सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। आपको फिज़िकल, इमोशनल, इकोनॉमिक अगर हो सके तो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी अ सपोर्टर एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।